हेलो बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इससे हम लोग को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी हल करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ देखते हैं टॉपिक नंबर 7 में द्विघात समीकरण। इससे पहले टॉपिक नंबर 6 तक हम लोग पढ़ चुके थे, टॉपिक नंबर 7 हम लोग देख रहे हैं। तो द्विघात समीकरण जो है, हम लोग इससे पहले हम लोग टॉपिक नंबर 4 में हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। तो द्विघात समीकरण को हम लोग बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात समीकरण का रूप है। अब यही समीकरण में हम लोग इसका मूल निकालने के लिए सीखेंगे। तो मूल निकालने के लिए हम लोग को कुछ आवश्यक फार्मूला है, उसको हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ विवेचक, पहला हम लोग विवेचक जानते हैं। विवेचक कहते हैं किसको है? यहाँ विवेचक जो है हम लोग का, ये मूल निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो विवेचक को हम लोग डी से याद रखेंगे, इसको बड़ी डी से सूचित करते हैं विवेचक को। और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो या बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोल दे या डी को बी स्क्वायर माइनस 4ac बोले। अब विवेचक के साथ साथ एक फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। द्विघाती सूत्र को हम लोग x से सूचित करते हैं। x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। इसको हम लोग और एक तरीका से लिख सकते हैं, या x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी का जगह में हम लोग डी को हम लोग क्योंकि जानते हैं कि डी को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर डी के जगह हम लोग लिख दिए बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अंडर। अब यहाँ पर 2a लगा दिए। तो ये चाहे इस प्रकार से चाहे इस प्रकार से हम लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछे गए हैं, हुबहू ऑब्जेक्टिव में डाल दिया जाता है इस प्रकार से। और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ डी के जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे आ गया। तो डी जो है ये डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हम लोग इसको ना एक और नियम कह सकते हैं, इसको श्रीधाराचार्य का नियम भी कहते हैं। हम लोग इसको श्रीधाराचार्य का नियम भी इसको कह सकते हैं, हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग को सबसे पहले विवेचक के बारे में ये जानते हैं कि विवेचक का मान क्या होगा कब और इसका स्थिति क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, मतलब डी जो है, डी के तरफ अगर ग्रेटर का चिन्ह लगा हुआ, डी के तरफ अगर घुमा हुआ हो तो इसको बोलते हैं डी ग्रेटर देन जीरो। डी ग्रेटर देन जीरो या डी बड़ा है जीरो से, डी ग्रेटर देन जीरो। अगर डी ग्रेटर देन जीरो कहीं दिखाई पड़े तो हम लोग समझ जाएंगे वास्तविक और भिन्न है, मान वास्तविक होगा और भिन्न होगा। ये ऑब्जेक्टिव में हम लोग को पूछे जाते हैं। डी ग्रेटर देन जीरो हो तो वास्तविक और भिन्न। इसका मतलब ये हुआ डी का मान जो है 16 आ सकता है, 15 आ सकता है, 12 आ सकता है, और ये हमेशा बड़ा मान होगा, मतलब जीरो से हमेशा बड़ा होगा। अब यहां देखते हैं d बराबर जीरो। यहां जब विवेचक निकालेंगे हम लोग तो d का मान जीरो के बराबर होगा। d का मान हमेशा जीरो के बराबर। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं वास्तविक, अगर यदि इसको बोल सकते हैं वास्तविक और समान हम लोग बोल सकते हैं। तो d का मान जब जीरो आए तो हम लोग बोलेंगे वास्तविक और समान। अब यहाँ d लेस देन जीरो, तो इसका मतलब यह हो रहा है कि d का मान जो है छोटा, जीरो से छोटा है, तो कोई वास्तविक नहीं। इसको हम लोग याद रखेंगे, कोई वास्तविक नहीं। तो ये तीनों से हम लोग को एक आध या दो ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। चलिए द्विघात समीकरण का हम लोग पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करना। हमको इसका विवेचक निकालना, विवेचक मतलब डी निकालना है इसका डी का निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसका प्रकृति भी बताना है। तो प्रकृति हम लोग पढ़ चुके थे, डी ग्रेटर देन जीरो, डी बराबर जीरो और डी लेस देन जीरो। ये तीनों में कोई एक प्रकृति हम लोग का आएगा और इसको हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं। अब दिया क्या है समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ समीकरण दिया है, तो सबसे पहले हम लोग इसको ए बी और ए बी सी में बढ़ाएंगे। इसको हमको ए बराबर हमको है, इसका गुणांक लिखेंगे 1, बी बराबर एक्स का गुणांक है यहाँ 4 और सी बराबर यहाँ 3 दिया हुआ। तो हम लोग विवेचक निकालने के लिए बोला गया है, तो विवेचक इसलिए डी, विवेचक को हम लोग डी बोलते हैं। डी बराबर हम लोग बी स्क्वायर माइनस
4ac यही पढ़े थे। तो ठीक, इसको हम लोग बनाते हैं, अभी डी को रहने देते हैं, यहाँ लिखते हैं बी का मान है 4, 4 का स्क्वायर है लगा हुआ, 4 गुना ए का मान है 1 और सी का मान 3 है, 4 चौके 16 और 4 तिया 12। जब इसको घटाते हैं 16 में 12 गया तो 4। अब यहाँ देखते हैं ये डी का मान 4 आया, तो हम लोग देख सकते हैं डी का मान 0 से बड़ा है, तो डी ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ चूंकि डी ग्रेटर देन 0, तो समीकरण का अस्तित्व संभव होगा। बस यहाँ तक हम लोग को प्रकृति भी आ गया और हम लोग यहाँ पर ये भी जान गए कि डी का मान 4 है। डी ग्रेटर देन 0 तो समीकरण का अस्तित्व संभव होगा, तो हम लोग इससे और अर्थात भी हम लोग समझते हैं, इसका अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग पढ़े थे अभी जस्ट इसको। तो समीकरण का अस्तित्व संभव है, तो डी ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि वास्तविक है और भिन्न है, वास्तविक और भिन्न है। तो यहाँ पर हम लोग साफ साफ देख सकते हैं वास्तविक भी है लेकिन 4 जो है 0 से बड़ा है, इसलिए भिन्न भी है। तो हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब विवेचक के बाद एक और हिसाब, विवेचक का प्रयोग करते हुए हम लोग मूल ज्ञात करेंगे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ये बात को जानेंगे कि जब विवेचक निकलता है उसके बाद हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। द्विघाती सूत्र को हम लोग यहाँ लिख कर रखे थे, x बराबर -b प्लस -√d/2a। यहाँ तक हम लोग बनाने के लिए सीख चुके थे। अब हम लोग को दो शून्यक जैसे फैक्टर करके x बराबर निकलता था 2, -3, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग निकालेंगे शून्यक। तो सबसे पहले इस हिसाब को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। गिवन सबसे पहले हम लोग यहाँ समीकरण को उतारते हैं। समीकरण है 6x² प्लस 17x प्लस 12। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, सबसे पहले इसको ABC में तोड़ देंगे हम लोग। a बराबर 6 है, b बराबर 17 है, c बराबर 12 है। इसलिए हम लोग d बराबर फॉर्मूला जानते हैं b² माइनस 4ac। b का मान यहाँ भर देते हैं 17 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान भर देते हैं 6 और c का मान 12। 17 गुना 17 करते हैं 289। हम लोग को कुछ स्क्वायर याद रखना है। माइनस 6 चौक 24 गुना 12 करते हैं 288 पुरता है, और 289 में 288 जब घटाते हैं तो 1 बचता है। तो ये फाइनली डी का मान हो गया हम लोग का। जब डी का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब डी ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। चूंकि डी ग्रेटर देन 0 ऐसा केस हम लोग पढ़ के रखे हैं, तो समीकरण का अस्तित्व संभव होगा। तो हम लोग यहाँ तक इसको पढ़ लिए थे, समीकरण का अस्तित्व संभव होगा। अब हम लोग यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। जब अस्तित्व संभव है तो हम लोग इसको आगे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बनाते हैं। तो द्विघाती सूत्र में हम लोग पढ़े हैं, यहाँ लिख देंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र में जब आते हैं तो x बराबर -b प्लस माइनस का √d/2a। तो यहाँ ध्यान से मान बैठाना है। b का मान 17 है लेकिन माइनस लगाना है, माइनस का 17 प्लस माइनस यहाँ रूल पे था। d का मान देख रहे हैं ऊपर में निकाला हुआ √1 हो जाएगा यहाँ पर, बट्टे 2। a का मान मेरा 6 है तो यहाँ पर हम लोग 6 बैठा देते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। -17 यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रहने देंगे, √1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 6 दूना 12। अब यहाँ थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं -17 माइनस का 17 प्लस माइनस है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं माइनस का 17 है, प्लस माइनस 1 का मतलब ये है एक बार प्लस में 1 लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। तो -17 को पहले ऊपर में प्लस है तो पहले प्लस के साथ -17 प्लस 1 और बट्टे 12 कोमा लगाएंगे, एक बार माइनस के साथ -17 माइनस 1 दे देंगे और बट्टे यहाँ पर 12 लगा देंगे। तो यहाँ पर समझ गए ना।
तब हम लोग यहाँ -17 में 1 घटाते हैं तो माइनस का 16/12 आता है। अब यहाँ -17 को -1 के साथ जोड़ेंगे तो माइनस का 18/12। अब हम इसको कटाते हैं, 4 से 4 तिया 12, 4 चौके 16। अब 6 से 6 दूना 12, 6 तिया 18। तो माइनस बचा हुआ था -4/3, यहाँ पर माइनस बचा हुआ था -3/2। अब हम लोग इसको हम लिख सकते हैं, अतः मूल, यहाँ हम लोग को क्या पूछा गया था, हम लोग को यहाँ मूल पूछा गया था, मूल ज्ञात करना था। तो मूल, इसको हम लोग शून्य भी बोलते हैं, लेकिन मूल यहाँ बोला जाएगा हम लोग को। तो मूल, ये x का मान था, ये x का मान था, इसलिए यहाँ पर भी x लिख सकते हैं। x बराबर, यहाँ 2 आंसर आया था, -4/3 -3/2, और ये हम लोग का हो गया आंसर। इस प्रकार से हम लोग द्विघाती सूत्र का आराम से प्रयोग करके हम लोग 2 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। तो अगला हिसाब हम लोग आते हैं। अगला हिसाब है k से संबंधित प्रश्न है। तो हम लोग k के किस मान के लिए, k का मान पूछने वाला अक्सर हम लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो k का मान से रिलेटेड हम लोग प्रश्न को देख रहे हैं। k के किस मान के लिए समीकरण, यहाँ समीकरण बता दिया है, 2x² + kx + 3 = 0। के मूल, सबसे पहले यहाँ देखना है कि मूल जो है वास्तविक और समान है, मतलब मूल जो है वास्तविक और समान, तो मतलब d बराबर हम लोग का 0 होगा। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व, यहाँ गिवन लिख दिए। उसके बाद सबसे पहले हम लोग समीकरण को उतारेंगे, 2x² + kx + 3 = 0। यहाँ पर हम लोग इसको तोड़ेंगे, a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। तो हम लोग यहाँ d निकालेंगे, अपने विवेचक निकालेंगे, तो k का मान आप खुद बाय खुद निकलेगा, d बराबर b² - 4ac। चलिए यहाँ पर b का मान भर देते हैं, b का मान 2 है, नहीं b का मान k है, तो इसलिए b का मान k भर के इसमें स्क्वायर लगा देना। -4 गुना a का मान देख रहे हैं 2 है, तो a का मान 2 और c का मान 3 है, तो k का स्क्वायर करेंगे तो k², -4 दूना 8, 8 तिया 24। तो एक बात हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि प्लस में k है, इधर लाएंगे तो माइनस में k², यहाँ पर बराबर है और यहाँ -24 है, माइनस का माइनस से खत्म। तो k² बराबर 24 है। स्क्वायर को जब बराबर का उस पार भेजते हैं, स्क्वायर को जब बराबर का उस पार भेजेंगे तो ये रूट बन जाता है। अगर रूट को स्क्वायर का इस पार लाएंगे तो वो फिर बराबर होगा। तो यहाँ k बराबर का भेजते हैं तो यहाँ पर √24 आ जाएगा और प्लस माइनस का चिन्ह लगा देगा। अब इसको हम लोग थोड़ा तोड़ते हैं, तो प्लस माइनस यहाँ 24 को अगर तोड़ते हैं 4 गुना 6, तो k बराबर प्लस माइनस यहाँ पर पहले एक बार देखना है, 4 का वर्गमूल निकल रहा है, तो 4 का वर्गमूल 2 और 6 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं k बराबर +2√6, -2√6। ये दोनों आंसर में जो आपको ऑप्शन में रहेगा वो दोनों को ठीक लगा सकते हैं। तो अगला टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 8, समांतर श्रेणी। तो हम लोग इससे पहले टॉपिक नंबर 7 तक पढ़ चुके थे। टॉपिक नंबर 8 में है समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। अब इसको पढ़ने से पहले इसका छोटा छोटा कुछ पदों को हम लोग पढ़ते हैं। छोटा छोटा पद को पढ़ेंगे ताकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ देख रहे हैं प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम लोग a बोल सकते हैं या a1 भी बोल सकते हैं। प्रथम पद को a1 बोले या a बोले, तो प्रथम पद एपी का प्रथम पद को a ही बोला जाता है। अगर द्वितीय पद का बात करें, एपी का द्वितीय पद को हम लोग a2 बोलते हैं। एपी का अगर तृतीय पद बोलेगा तो इसको a3। अगर चतुर्थ पद भी बोला जाए, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे हम लोग, चतुर्थ पद अगर बोला जाए तो इसको a4 बोलेंगे। पांचवा पद बोलेगा तो a5। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे पद को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हम लोग इधर देखते हैं, यहाँ हम लोग लिखे सार्वंतर, इसमें सार्वंतर आता है जिसको कि हम लोग डी से सूचित करते हैं, सार्वंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। और ये सार्वंतर से एक ऑब्जेक्टिव वहाँ हम लोग का बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सार्वंतर है क्या। तो सार्वंतर को निकालने के लिए हम लोग a2 में a1 घटाते हैं। यहाँ a2 है, a2 यानी a2 जो है, a1 मेरा पहला पद है, a2 दूसरा पद है। इसका मतलब ये पिछला पद हुआ, ये अगला पद हुआ। इसका मतलब पिछला पद में ही अगला पद को घटाते हैं। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं a2 - a1 यानी पिछला पद माइनस पहला पद।
तो सार्वंतर निकालने के लिए याद रखेंगे कि कोई सा भी अगर बात हो तो पिछला पद में अगला पद घटाएंगे तो सार्वंतर निकल जाएगा। वैसे ही प्रथम पद द्वितीय पद में सार्वंतर a2 - a1, अगर तृतीय पद और द्वितीय पद का अगर सार्वंतर निकाले तो a3 में a2 घटेगा। चतुर्थ पद से अगर तृतीय पद का सार्वंतर निकलेगा तो a4 - a3 होगा। चलिए अब पदों की संख्या का बात करें। पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं हम लोग। ध्यान देना है, पदों की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। इसमें एक और बात आता है अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग an या l बोलते हैं। अंतिम पद को हम लोग an या l से सूचित करते हैं, इसको ध्यान देना है। पदों की संख्या का बात करें अगला। पदों की पदों का योग का अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग SN से सूचित करते हैं। तो चलिए इसको बारी बारी से इसका फॉर्मूला के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला फॉर्मूला है सार्वंतर का d बराबर a2 - a1। ये परिस्थिति के अनुसार बदलेगा, है ना। पद बदलेगा तो इसको हम लोग पद को बदल कर अगर निकालेंगे तो पद यहां भी बदल सकता है, लेकिन रूल यही रहता है। अब दूसरा है an का। an को हम लोग क्या बोलते हैं? an को अंतिम पद बोलते हैं। मतलब अंतिम पद का हम लोग का फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। हम लोग पढ़ेंगे an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, हम लोग इसको an बोलते हैं। अब आता है अगला SN। SN को हम लोग पदों का योग बोलते हैं। तो पदों का योग का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो हम लोग फिर से इसको पढ़ते हैं SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब आते हैं इसको SN का एक शॉर्ट फार्मूला भी होता है। तो SN बराबर हम लोग बोल सकते हैं n/2 इंटू a प्लस an। a जो है मेरा प्रथम पद है और an अंतिम पद। प्रथम पद और अंतिम पद जब दिया रहता है तो हम लोग बड़ा फार्मूला नहीं लगाकर छोटा फार्मूला से भी हम लोग आसानी से हिसाब का आंसर निकाल सकते हैं। अगर पद निकालने का बात करें तो पद निकालने का भी एक सूत्र है a1 को a बोलेंगे, लेकिन a2 दूसरा पद का अगर फॉर्मूला बोले तो a प्लस डी। अगर तीसरा पद का फॉर्मूला बोले a3 बोलते हैं उसको तो a प्लस 2d। मतलब पद जैसे ही बढ़ेगा लेकिन d का मान एक घटा हुआ रहेगा। a4 a प्लस 3d। अगर a5 बोला जाए तो a प्लस 4d। a6 बोला जाए तो a प्लस 5d। अगर a99 बोला जाए तो a प्लस 98d। तो हम लोग को याद रखना है कि यहाँ पदों की संख्या जितना रहेगा तो हम लोग सार्वंतर में कम करके उसको देंगे। इस प्रकार से हम कितनों पद यहाँ पूछा जाए तो हम लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए एपी को हम लोग उदाहरण के माध्यम से बारी बारी से समझते हैं। तो यहाँ एक पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं एपी बराबर 1, 4, 7, 10 के 18वें पद का मान। यहाँ ध्यान देना है कि एक एपी दिया हुआ जिसका 18वें पद का मान पूछा गया है। तो हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा ये a1, ये a2, ये a3, ये a4 है। तो सबसे पहले a1 बराबर मेरा है 1, a1 का मान 1। अगर यहाँ पर d का बात करें सार्वंतर निकालेंगे तो हम लोग सार्वंतर का फॉर्मूला पर हैं a2 - a1। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ के रखे हैं, यानी दूसरा वाला से पहला वाला। तो दूसरा वाला a2 का मान 4 - 1, तो इसका मान निकल गया 3। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि 18वें पद, मतलब 18वें पद का मतलब है a18। 18वें पद का मतलब a18। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं a18 बराबर। यहाँ समझना पड़ेगा कि 18वें पद का मान पूछा गया है, तो इसलिए हम लोग a18 का मान निकालेंगे। तो a18 बराबर हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ 18 पूछेगा तो d में 17 रखना पड़ेगा, a प्लस 17d। अब यहाँ पर a का मान भरते हैं, a का मान 1 है। 17 गुना d का मान हम लोग का 3 निकला है। 1 प्लस 17 51 होता है और 51 1 52। ये फाइनली आंसर है। इसको और एक मेथड से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसको 2ND मेथड से अगर बनाया जाए तो यहाँ पर अगर बोला जाए तो यहाँ n का मान हमारा 18 है, तो यहाँ लिख देंगे n बराबर 18। तो इसलिए हम लोग एक फार्मूला पर हैं an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं n का मान 18 है, तो a 18 का मान यानी पूछा गया। तो a का मान हम लोग के पास 1 था, प्लस n का मान हम लोग के पास कितना था? n का मान 18 था, -1 और d का मान हम लोग के पास 3 था। निकाल चुके थे पहले, उसी के माध्यम से निकाल रहे हैं। 1 प्लस 18 में गया तो 17 गुना
13, 1 प्लस 17 51, 51 1 फिर से 52, वही आंसर आया यहाँ। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी पद अगर पूछा जाए, 18वें पद, 20वें पद, 15वें पद, 10वें पद, तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में हमेशा पूछे जाते हैं और हम लोग को इसको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं इसका हम लोग। तो यहाँ दिया है क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पर समझने लायक प्रश्न है, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग देखना है कि यहाँ 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात समझेंगे कि कौन सा पद को हम लोग बोलेंगे क्या इसमें। तो यहाँ बोला कि आखिर कोई n का तो कोई वैल्यू होगा, 16 है कि n का मान 17 है कि n का मान 18 है। आखिर कौन सा मान जो है, कौन सा पद का मान 78 है, तो n का वैसा मान हम लोग को यहाँ पर, तो कौन सा पद यहाँ पर दिया है तो समझ जाएंगे कि ये कौन सा पद को हम लोग बोलेंगे अंतिम पद। क्या बोलेंगे इसको? अंतिम पद। इसको हम लोग बराबर an भी बोल सकते हैं। हमेशा हम लोग याद रखेंगे कौन सा पद दिखाई पड़े तो हम लोग समझ जाएंगे वहां अंतिम पद दिया हुआ है। तो हम लोग अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ सॉल्व, तो यहाँ दिया हुआ जो है पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ a का मान 3 दिया हुआ है। अगर d निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं a2 में a1, तो a2 का मान 8 है। 8 में हम लोग 3 घटा देंगे, 8 में 3 गया तो 5 बचा। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि कौन सा पद 78 है, इसका मतलब अंतिम पद। हम लोग जानते हैं अंतिम पद यानी दिया हुआ है 78। कौन सा पद जब भी दिखाई पड़े तो हम लोग समझ जाएंगे कि an का मान दिया है। तो चूंकि हम लोग यहाँ लिख देंगे an बराबर 78। अब an का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो an का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस यही फॉर्मूला को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ an का सीधा यहाँ लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। a का मान हम लोग का पास 3 है, 3 भर दिए। n का मान क्या है? नहीं है, क्योंकि n का मान निकलेगा। और d का मान हम लोग के पास है, d का मान है 5 बराबर यहाँ 78 भर सकते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये 3 जो है प्लस में, 3 को उधर भेज सकते हैं। तो n माइनस 1 को हुबहू वैसे रहने देते हैं। अब यहाँ 78 है, अब प्लस 3 को उधर भेजते हैं, माइनस का 3 हो जाता है। चलिए n माइनस 1 का n माइनस 1 इंटू 5 का 5 रहने देते हैं। 78 में 3 गया तो 75। चलिए और इसको आगे बढ़ाते हैं। n माइनस 1 बराबर 75। ये गुना में 5 है, तो गुना वाला बराबर का उस पर आ जाएगा तो भाग बन जाएगा। तो भाग में 5, 5 से 75 को कटाते हैं तो 15 बार में जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। n माइनस 1 बराबर यहाँ 15 हो गया, तो माइनस 1 को उधर भेज देते हैं। इसलिए n बराबर 15 प्लस 1। n का मान कितना निकल गया? 16। तो फाइनली n का मान हम लोग का 16 निकल गया। अतः हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर n का मान अगर 16 आया तो इसका मतलब हम लोग समझे कि अतः ये 16वां पद जो है, ये 16वां पद, अतः 16वां पद 78 है। ये लिख देंगे यहाँ। ये हम लोग का प्यारा सा आंसर हो गया। तो चलिए अगला हिसाब की ओर चलते हैं। तो यहाँ हिसाब है अगला AP 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो योग, हम लोग योग ज्ञात करने का फॉर्मूला पढ़ के रखे थे, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पढ़े थे, या SN का 2 फॉर्मूला पढ़े थे, n/2 इंटू a प्लस an। जब हम लोग को an दिया रहेगा तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, an नहीं रहेगा तो इसका यूज करेंगे। और इसमें n का मान दिया हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं कि AP का 2, 7, 12 का 10 पदों तक। तो पदों को दिया है तो इसका मतलब इसको n बोलेंगे। पदों की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? n बोलते हैं। तो इसलिए इसको n मान के चलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए यहाँ गिवन क्या सब दिया है, पहले इसको लिखते हैं। a बराबर इसका 2 है, इसका d भी निकाल लिया जाए। d निकालने के लिए 7 में से 2 जाएगा तो 9 आ गया d का मान। 7 में से 2, सॉरी मिस्टेक, 7 में से 2 गया तो 5। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि a और d का मान जब निकल गया तो यहाँ पर n का भी तो मान दिया हुआ है। तो n बराबर हम लोग लिख देते हैं 10। जब n का मान दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर इसलिए SN का मान लगाते हैं।
Sn का सूत्र लिखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए n का मान भरते हैं, n का मान है 10/2, 2 गुना a का मान भरते हैं, a का मान है 2 प्लस n का मान फिर 10 है माइनस 1 गुना d का मान अब देख लेते हैं 5 है, 5 भर दिए। चलिए 10 में 2 से भागा लगाते हैं तो 5 बार में जाता है, इसको बाहर में वेट करवाएंगे। अब आगे देखते हैं अंदर, 2 गुना 2 4 प्लस पहले डब्बा का काम कर लेते हैं, 10 में गया तो 9, यहाँ पर गुना में है 5, पहले डब्बा के अंदर का काम करेंगे, 5 को बाहर वेट करवाएंगे। चलिए 4 है 4 प्लस 9 बचे 45। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं 5, यहाँ कुछ नहीं है तो ये ब्रैकेट के आगे ये गुना है 45 और 45 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 49 हो गया जोड़कर। अब यहाँ गुना करते हैं इसको, 9 बचे 45 की 5 हासिल 4 है, 5 चौक 20 4 24 तो 245। तो हम लोग का ये 245 आया, ये हम लोग का 10वें पदों का योग है। 10वें पदों के जगह में 245 उसका योग है और ये इसका आंसर हुआ। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पहले हम लोग इसको जानते हैं। यहाँ बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी को हम लोग एपी बोलते हैं, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 है। इसको ध्यान देना है, 8वां पद -23 है। किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 है और 12वां पद -39 है। तो श्रेणी के प्रथम, श्रेणी का प्रथम को हम लोग ए बोलते हैं या A1 बोल सकते हैं, और द्वितीय पद ज्ञात कीजिए, यानी A1 और A2 का मान हम लोग को यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 8वां पद जो -23 है इस पर और 12वां पद -39 है, पहले इस पर काम करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले दिया क्या है, तो दिया है, पहला की दिया है कि 8वां पद -23, तो यहाँ लिख देते हैं 8वां पद यहाँ दिया हुआ, तो हम लोग 8वां पद को डायरेक्ट ए ऐड तो भी तो लिख सकते हैं, ए ऐड बराबर -23, यहाँ चूकी लगा देते हैं, ए ऐड बराबर -23। तो ए ऐड का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ए ऐड बराबर ए प्लस 7d हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ ए ऐड के जगह में ए प्लस 7d बराबर -23 लिखकर समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। तो यहाँ तक समझ में आया। अब तथा और एक वो यहाँ बात किया गया है, यहाँ बात किया कि 12वां पद -39 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A12 बराबर -39 है। अब यहाँ A12 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 11d, हम लोग सूत्र के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ऐसा, और -39। तो ये भी मेरा समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ देखते हैं समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि लगाकर इसको पहले हम लोग हल करते हैं। तो समीकरण 1 घटा 2 से करते हैं। समीकरण 1 है a प्लस 7d बराबर -23 और यहाँ पर समीकरण 2 में है a प्लस 11d बराबर -39। तो इसको हम लोग घटाते हैं पहले, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ए से ए खत्म, क्या कि प्लस ए था, यहाँ पर माइनस ए है। और यहाँ देख रहे हैं 7d प्लस में है, 11d माइनस में, घटाएंगे तो -4d बच गया। और यहाँ देख रहे हैं कि प्लस 39 है और यहाँ 23 है, तो 9 में 3 घटाएंगे 6 और यहाँ पर देख रहे हैं 1, तो यहाँ देख रहे हैं प्लस में 16 बच गया। इसलिए d का अगर मान निकालते हैं 16 बटे -4, तो ये -4 बार में चले गया, d का मान -4 आ गया हम लोग का। चलिए d का मान जब 4 आ गया, ये d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम लोग डाल के देखते हैं कि a का वैल्यू क्या देता है। तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 में ही डाल देते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 हम लोग क्या है, a प्लस 7d बराबर -23, इसको लिख देते हैं, a प्लस 7d बराबर -23 है। चलिए a प्लस 7 गुना d का मान देख लेते हैं कितना निकला था, -4 निकाल के रखे थे, तो -4 बराबर -23। चलिए यहाँ पर a प्लस, यहाँ पर
प्लस और माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, 7 चौके 28 बराबर इधर माइनस का 23 है। चलिए इसको हल फिर से करते हैं। a बराबर माइनस का 23 और माइनस 28 को उस पार भेजते हैं तो प्लस का 28 बन जाता है। तो इसलिए a बराबर जब घटाते हैं तो हम लोग का 5 बचता है। और हम लोग को यहाँ पूछा भी गया था a का प्रथम पूछा गया था, a1 बोले या a बोले, तो a का मान 5 है। अब हम लोग को और एक क्वेश्चन यहाँ किया गया द्वितीय पद निकालने, तो द्वितीय पद, अब यहाँ द्वितीय पद निकालेंगे। द्वितीय पद को हम लोग a2 बोल सकते हैं। द्वितीय पद को हम लोग क्या बोलेंगे, a2 बोलेंगे। और a2 का हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो भी पद को निकालते हैं d में एक कम रखते हैं, a प्लस डी। यहाँ पर 2 है तो d में 1 है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस डी। a का मान भर देते हैं 5 प्लस d का मान हम लोग -4 निकाल कर रखे थे, तो यहाँ पर -4, तो 5 प्लस माइनस -4, तो 5 में 4 गया तो यहाँ पर 1। ये भी मेरा आंसर हुआ और ये भी मेरा आंसर हुआ। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आता है a बराबर 5 और a2 बराबर 1। ये दोनों हम लोग का फाइनल आंसर यहाँ हम लोग दे सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो चलिए टॉपिक नंबर 8 के बाद टॉपिक नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। टॉपिक नंबर 9 है त्रिभुज। तो त्रिभुज से संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न को देखेंगे। तो त्रिभुज है क्या, पहले त्रिभुज के बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम लोग लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज जिसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, त्रिभुज को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। तो त्रिभुज जो होते हैं 3 भुजाओं से बने हुए होते हैं। 3 भुजाओं से, 3, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजाओं से घिरे बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरे बंद आकृति, और एक कोण त्रिभुज का 60 डिग्री, तो तीनों त्रिभुज का तीनों कोण मिला के 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो चलिए त्रिभुज को हम लोग कुछ गुण और धर्म के अनुसार से बांटते हैं इसको। तो त्रिभुज को हम लोग 2 प्रकार से बांटते हैं, एक भुजा के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया, एक कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर पहले हम लोग जानते हैं त्रिभुज कैसा होता है। तो भुजा के आधार पर पहला का अगर बात करते हैं, तो भुजा के आधार पर पहला होता है समबाहु त्रिभुज, मतलब वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ देखते हैं ऐसा त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज छोटा छोटा हम लोग को एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका जैसे कि ए बी सी एक त्रिभुज है, इसका एक भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है, दूसरा भी 5 और तीसरा भी 5 ही होगा, इसको हम लोग बोलेंगे समबाहु, मतलब ये इसका बराबर, ये इसका बराबर, ये इसका बराबर है। तो वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजाएं आपस में समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आते हैं समद्विबाहु। द्वि मतलब 2 होता है, द्वि मतलब 2, तो यहाँ 2 भुजा बराबर, तो मतलब एक त्रिभुज है जिसमें 2 भुजा, एक भुजा एक भुजा, ये 5 है, ये भी 5 है, लेकिन ये क्या है 6, ये भिन्न हो गया। तो ये ए बी सी त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि बी सी भुजा अलग अलग है, ए बी और ए सी ठीक ठाक है, मतलब 5 है इसका मान। अब आते हैं विषमबाहु। विषम से मतलब होता है कि अलग अलग। तो वैसा त्रिभुज जिसका सब भुजा अलग अलग मान का हो उसे क्या कहेंगे, विषमबाहु कहेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग मान है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे विषमबाहु। ये 1 नंबर भुजा, 2 नंबर भुजा, ये 3 नंबर, ये अलग अलग माप का है, इसलिए इसको विषमबाहु का नाम से हम लोग जानेंगे। अब आते हैं कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर पहले हम लोग को, कोण के आधार पर जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा न्यून कोण क्या है। तो न्यून कोण को हम लोग याद रखेंगे वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम, उसी को हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। इसको बोलते हैं हम लोग न्यून कोण। अब न्यून कोण का बात आ रहा है, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 0 डिग्री से अधिक तो होगा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो यहाँ पर अगर बना के देखा जाए, तो यहाँ त्रिभुज अगर बनाते हैं, तो त्रिभुज हम लोग यहाँ बना दिए। जब इसका मान देखते हैं, एक कोण का मान 60 डिग्री है, तो ये हम लोग इसको बोलेंगे न्यून कोण। क्या बोलेंगे इसको, न्यून कोण त्रिभुज। चलिए न्यून कोण का सीधा याद रखना, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम वाला होगा। यहाँ 60 आया तो यहाँ पर 75 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है, लेकिन 90 से कम होना चाहिए। चलिए समकोण त्रिभुज। समकोण होता क्या है, पहले समकोण के बारे में जानें। वैसा कोण जिसकी वैसा यहाँ कोण का बात पहले कर रहे हैं, वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री के बराबर हो। वैसा कोण जिसकी माप
90 डिग्री के बराबर, के बराबर मतलब हूबहू 90 डिग्री के बराबर जो होगा कोण, उसी को हम लोग समकोण कहते हैं। अब त्रिभुज में सेट करते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण की माप पक्का पक्की 90 डिग्री के बराबर होता है, वही क्या कहलाएगा, समकोण। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं एक कोण पक्का पक्की 90 डिग्री है, यहाँ ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ सी है, तो इसको कौन त्रिभुज बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अब आते हैं अधिक कोण त्रिभुज में। तो अधिक कोण त्रिभुज में पहले अधिक कोण कहते हैं किसे, वैसा कोण, वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से आगे ऊपर यानी 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होगा, कम हो, उसी को हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। तो अधिक कोण को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग समकोण, समकोण से अधिक होगा, तो यहाँ से समकोण यहाँ पर है, तो समकोण से ये अधिक, तो अधिक और यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 120 डिग्री का जैसे मान लो बन गया, तो ये हम लोग का कौन कौन हुआ, ये हम लोग का अधिक कोण त्रिभुज हुआ। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण की माप, अधिक कोण त्रिभुज, एक कोण की माप 190 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब आते हैं हम लोग त्रिभुज का तीनों कोणों का संबंध के बारे में जानते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर त्रिभुज का बात करें, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज का बात करें तो त्रिभुज ए है, यहाँ बी है कोण, यहाँ पर सी है, तो तीनों कोणों का योग का मतलब है कि ये पहला कोण जैसे ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है। तो जब तीनों को आपस में जोड़ते हैं तो कोण ए को, कोण बी को और कोण सी को जोड़ते हैं, तो टोटल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ तक हम लोग इसको याद रखेंगे। इसके बाद तो चलिए आज इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो त्रिभुज के बारे में हम लोग समझे, अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। त्रिभुज ABC में भुजाओं AB AC पर दो बिंदु D और E क्रमशः इस प्रकार है कि DE समांतर BC, इसको ध्यान देना, DE BC के पैरेलल है। AD बराबर x, AD का मान x है, BD का मान x माइनस 2 है, AE का मान x प्लस 2 है, EC का मान x माइनस 1 है। तो x का मान हम लोग को पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रमेय पढ़े हैं, थेल्स प्रमेय, इसको हम लोग को याद रखना, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, कोई भी अगर त्रिभुज यहाँ रहता है, त्रिभुज दिया हुआ है ABC, अगर AB और AC को एक भुजा प्रतिच्छेद कर रही है, D और E बिंदु में प्रतिच्छेद करती है, अगर ये दोनों भुजा समांतर है, पैरेलल है, तो यहाँ AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, ये प्रमेय 6.1 में हम लोग ऐसा पढ़े हैं और सिद्ध कर सकते हैं। इसको जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तब ये प्रमेय को सिद्ध करेंगे, तब हम लोग को और पता चलेगा। अभी हम लोग को फिलहाल इसको जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं, करते हैं और यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को एक चित्र बनाना है त्रिभुज ABC का। तो सबसे पहले त्रिभुज को बना लिया जाए। त्रिभुज को हम लोग बना दिए, यहाँ A यहाँ देते हैं, यहाँ B देते हैं, यहाँ पर C। उसके बाद बोल रहा है AB और AC पर, तो AB है ये, AC है यहाँ वाला भुजा, दो बिंदु D और E है, एक बिंदु यहाँ पर D, एक बिंदु यहाँ पर E है, तो इसको हम लोग यहाँ से मिला देते हैं, D और E है। क्रमशः इस प्रकार है कि DE समांतर BC, अब यहाँ पर D है, यहाँ पर E है, तो DE जो है समांतर किसका है, BC, इसका रेलवे लाइन के बराबर, मतलब ये इसका बराबर है, समांतर है। अब यहाँ देख रहे हैं, यदि AD बराबर x, तो AD का जगह हम क्या भरेंगे, x भरेंगे। BD x माइनस 2, तो BD यहीं पर है ना, इसी को x माइनस 2 बोलेंगे। अब AE बराबर x प्लस 2, तो AE कहाँ पर है, यहाँ पर x प्लस 2। अब यहाँ हम लोग फिर से देख रहे हैं, तथा EC x माइनस 1, तो यहाँ पर x माइनस 1 दे दीजिए। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, तो x का मान पूछा गया। अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, या के अनुसार भी लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से जब हम लोग आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये भुजा जो है AB का आधा कर रही है DE भुजा, तो AD बट्टे DB, आधा आधा वाला यहाँ सिस्टम है। अब AE बट्टे
यहाँ पर ए ही लिए, आधा भुजा ए ही लिए तो आधा भुजा इसी बचा। अब इसी पर हम लोग को बैठा देना मान। AD का मान है x और DB का मान x माइनस 2। अब AE का मान देख रहे हैं x प्लस 2 है और EC का मान देख रहे हैं x माइनस 1। चलिए अब इसको हम लोग गुना करते हैं, क्रॉस गुना। तो x को गुना करेंगे x माइनस 1 से, तो हम लोग x इंटू एक्स माइनस 1 लिख कर इसको रखते हैं, और x माइनस 2 को x प्लस 2 से गुना करते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 यहाँ पर लिख दिए। अब इसको गुना करते हैं x गुना एक्स स्क्वायर। अब x को 1 से फिर गुना करते हैं माइनस का x, यहाँ पर फिर गुना कर रहे हैं। यहाँ पर वैसे भी हम लोग देखते हैं कि a मिल रहा है, b भी मिल रहा है, तो a हम लोग a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग ऐसा सूत्र पढ़े, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका यूज हम लोग करते हैं, यहाँ 2 डब्बा ऐसा वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 2 2 और 2 का स्क्वायर यहाँ लगा देंगे। एक बार फिर से इसको जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ देख रहे हैं बराबर का इस पार में और उस पार में अगर यदि सेम संख्या मिले, अगर सेम चिन्ह रहे तो हम उसको कटा सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इधर सेम है, इधर भी सेम है, कटा सकते हैं। यहाँ पर बचा कौन, माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बचा कौन, x बराबर 4। तो यही मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। और उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए अब दूसरा, चलिए एक नया हिसाब को और जाते हैं। यहाँ 2 नंबर हिसाब में कहा जा रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब यहाँ त्रिभुज में ही एक हिसाब है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु के बारे में हम लोग जान चुके थे, मतलब 2 भुजा आपस में बराबर, एक भुजा क्या होगा भिन्न। जैसे ये 4 है, ये 4 है, ये 5, तो इसको हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। इसमें कोण C क्या होगा, समकोण मानेंगे। और सिद्ध करना हम लोग को कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। बहुत बार इसको पूछा जा चुका है, हम लोग इसको आसानी से भी सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग इसको त्रिभुज को बनाते हैं, इसका त्रिभुज जो है हम लोग को समकोण बोला गया है। यहाँ सबसे पहले समकोण त्रिभुज हम इसको बना लेते हैं, क्योंकि इसको कोण C समकोण दिखाना। इसका कोण C समकोण है, तो यहाँ पर C बैठाते हैं, यहाँ पर A देते हैं, यहाँ पर B देते हैं। अब हम लोग को फिर से समझना है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। जब कोण C समकोण है तो इस कोण C का सीधा वाला होगा कर्ण। ऐसे भी हम लोग जानते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। अब थोड़ा समझने वाला बात है, कर्ण तो सबसे बड़ा भुजा होता है। अब यहाँ पर समद्विबाहु का मतलब इसमें 2 भुजा कौन बराबर होगा, एक भुजा ये लंब और ये आधार, ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। और यहाँ पर हम लोग को सिद्ध करना AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। मतलब AB जो है, AB कर्ण जो है ए 2 को भुजा के बराबर है, मतलब 2 को AC स्क्वायर। मतलब AC जितना बड़का है उतना बड़का BC है, तो इसका मतलब AC के बदले BC का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले भाषा लिखते हैं हम लोग, माना ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और यहां थोड़ा लिख देते हैं जिसमें कोण C समकोण है, समकोण है। यहां तक हम लोग को समझ में आ रहा है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब 2 भुजा आपस में इसका बराबर है, और जिसमें कोण C, इसका कोण C क्या है, समकोण है। अब यहां से हम लोग इसलिए एक बात हम लोग बोल सकते हैं कि जब समद्विबाहु है तो AC जितना बड़का है उतना बड़का BC होगा। तो कर्ण तो सबसे बड़ा है, तो ये दोनों भुजा आपस में समद्विबाहु है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए AC बराबर BC। जब प्रयोग करना होगा तो इसको हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अब आते हैं हम लोग, अब यहाँ देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री वाला त्रिभुज है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो पाइथागोरस में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब हम लोग ध्यान देते हैं, कर्ण इसमें है कौन, तो हम कर्ण यहाँ लिख कर रखे हैं AB।
तो यहाँ पर ए बी देकर स्क्वायर लगा देंगे इसमें। अब लंब का बात करते हैं। लंब यहाँ पर कौन है? लंब ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस आधार मेरा बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर लगा देते हैं। अब यहाँ फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर, पहले हम लोग को लक्ष्य को देखना है क्या पूछ रहा है, ए बी स्क्वायर ला के 2ac स्क्वायर लाना है, मतलब ए सी स्क्वायर मतलब 2 गो। यहाँ पर ए सी को हम लोग को इसका मतलब गायब नहीं करना है, ए सी स्क्वायर का ए सी स्क्वायर रखना है। लेकिन एक बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए सी जो है किसके बराबर? बी सी, या बी सी किसके बराबर? ए सी के बराबर। तो बी सी हमको चाहिए यहाँ क्या? ए सी, तो इसलिए हम लोग बी सी को चेंज करके ए सी लाते हैं। तो बी सी का बदला में ए सी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर इसलिए ए सी लिखकर यहाँ स्क्वायर लगा हुआ था, ए सी स्क्वायर लग गया। फिर यहाँ पर देखते हैं ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, एगो यहाँ पर और एगो यहाँ पर, तो एगो टोटल कितना? तो 2 गो ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फाइनली हम लोग यहाँ प्रूव्ड हो चुका है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सिद्ध करने बोला वहाँ हम लोग सिद्ध कर दिए, और ये आसानी से हम लोग बना सकते हैं, 2 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बोल रहा है आकृति में बगल में आकृति दिया हुआ है, तो बोल रहा है आकृति में त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज है ओडीसी, और ये चिन्ह जो है एस के तरह टाइप से उल्टा एस जो है, इसको हम लोग समरूप बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? समरूप त्रिभुज ओ बी ए, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक प्रकार का दोस्ती का टाइप से है, दोस्त है दोनों, है ना, समरूप है मतलब समान है। कोण बी ओ सी बराबर 125, इसमें जो है ये दोनों त्रिभुज में कोण बी ओ सी जो है 125 डिग्री का मान दिया हुआ, और सी डी ओ मतलब डी वाला कोण जो है 70, इसमें हम लोग को बीच वाला कोण देखना है, बीच वाला कोण का ही मान दिया हुआ रहता है 70 है। तो कोण डी ओ सी, तो ओ वाला कोण यहाँ पूछा गया, कोण डी सी ओ यहाँ पर सी वाला का मान पूछा गया, यहाँ कोण ए वाला का मान पूछा गया। तो हम लोग यहाँ पर इसको बारी बारी से बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इसको क्या क्या दिया है इसको हम लोग लिख लेना है। हम लोग यहाँ देखते हैं कोण बीओसी जो है, कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री है, कोण सी डी ओ बराबर दिया हुआ है 70 डिग्री है, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पूछा है कोण डी ओ सी बराबर वाट, कोण डी सी ओ जो नहीं दिया हुआ उसको वाट लिखेंगे, कोण डी सी ओ बराबर वाट। उसके बाद कोण ओ ए बी बराबर वाट। तो यहाँ तक हम लोग फाइनली समझ गए हैं कि जो नहीं दिया उसको वाट देंगे। अब हम सबसे पहले चित्र में समझेंगे थोड़ा सा, तो फिगर में दिया क्या है पहले ये बात समझेंगे। तो हम लोग को बी ओ सी, पहले बी ओ सी खोज लिया जाए, कहाँ पर है बी ओ सी, 125 दिया हुआ, तो 125 फाइनली यहाँ दिया हुआ था। उसके बाद कोण सी डी ओ खोज लेते हैं, सी डी ओ मतलब इस कोण का मान 70 डिग्री, 70 दिया हुआ था। अब पूछता है क्या, पहला कोण को देखें डी ओ सी, अब डी ओ सी खोज रहे हैं, डी ओ सी मतलब इस कोण का मान पूछ रहा है। तो इस कोण को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर और एक कोण रहता तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग लगा देते, लेकिन यहाँ पर हम लोग को समझना पड़ेगा। 9th में हम लोग एक छेद रेखा कोण में हम लोग पढ़े थे कि जब कोई रेखा के ऊपर एक रेखा अगर यदि उससे निकले तो इस पार का कोण और इस पार का कोण आपस में जोड़कर 180 डिग्री के बराबर होते हैं। मतलब अगर कोण ए है, ये कोण बी है, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, और इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। क्या बोलते हैं इसको? रैखिक युग्म कोण, और इसका मान 180 डिग्री के बराबर होता है हमेशा। तो हम लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक सीधी रेखा पर एक तिर्यक रेखा जब गुजरती है, एक सीधी रेखा है, इसके ऊपर एक तिर्यक रेखा गई है, तो ये कोण और ये कोण मिलाकर कितना 180 डिग्री, मतलब इस कोण का और इस कोण का काम करेंगे, काम हम लोग का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि इस कोण का नाम हम लोग पहले लिखेंगे कोण डी ओ सी प्लस इस कोण का नाम लिखेंगे कोण बी ओ सी, यहाँ पर ओ सबके लिए है, कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर हम लोग रीजन देंगे रैखिक युग्म कोण, हम लोग इसको रीजन देकर रखेंगे ताकि समझने में आसानी रहेगा। तो यहाँ पर कोण डी ओ सी का मान है क्या, नहीं है, हम लोग को निकालना था, तो कोण डी ओ सी हम लोग को रहने देंगे, कोण
बीओसी का मान हम लोग का पास है, बीओसी का मान यहाँ पर है, बीओसी का मान 125, वैसे चित्र में भी बीओसी का मान 125 लिखा हुआ बराबर 180 डिग्री। अब हम लोग डीओसी निकालेंगे तो संख्या वाला को संख्या वाला के पास भेजते हैं। कोण डीओसी यहाँ पर और है, कोण डीओसी बराबर 180 डिग्री में हम लोग 125 डिग्री घटा देंगे। कोण डीओसी बराबर इसको जब घटाते हैं तो 55 डिग्री आता है। तो हम लोग को फाइनली कोण डीओसी का मान मिल गया है। तो कोण डीओसी का मान हम लोग का आ गया, तो 55 यहाँ बैठा दिए। अब हम लोग को आता है क्या, कोण डीसीओ, सी वाला कोण खोजना। तो सी वाला यहाँ है, इस कोण का मान निकल गया। अब इस कोण का मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यहाँ से और यहाँ से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। जब एक त्रिभुज है तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, मतलब कोण ए, कोण बी, कोण सी को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। अगर दो कोण रहेगा तीसरा कोण आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर डी वाला कोण भी 70, दो कोण का मान दिया हुआ, तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए तथा अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्या। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम हम लोग क्या बोलेंगे, डीओसी। अब त्रिभुज डीओसी में, इसमें जब हम लोग जाते हैं सिंपल सा कोण का नाम रखेंगे हम लोग इसका। इस कोण को अगर बोला जाए तो सी डी ओ बोल सकते हैं, इस कोण को बोलेंगे डी ओ सी बोल सकते हैं, इस कोण को डी सी ओ बोल सकते हैं। तो डी वाला कोण को हमको लेना है तो सी, इसको बीच में रखना है, तो सी डी ओ, कोण सी डी ओ प्लस, अब इस कोण को हम लोग बोलेंगे डी ओ सी, कोण डी ओ सी प्लस, अब इस कोण का नाम अगर बोलेंगे तो डी सी ओ बोलिए या ओ सी डी, तो डी सी ओ ही रख देते हैं। कोण डी सी ओ बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर अगर रीजन देना है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, कोणों का, वैसे ये बेसिक चीज है, सबको पता होगा, ये पता ही रहता है सबको। कोण सी डी ओ, डी वाला का कोण का मान है 70 डिग्री और कोण डी ओ सी, ओ वाला का 55 डिग्री है, प्लस इसका निकलेगा डी सी ओ बराबर 180। अभी दोनों को जोड़ा जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 125 प्लस कोण डी सी ओ बराबर 180। बात वही है, डी सी ओ निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पर कोण डी सी ओ बराबर 180 में अगर यदि 125 को घटाया जाए तो कोण डी सी ओ बराबर हम लोग का घटाते हैं तो इसमें भी क्या आता है, 55 डिग्री आता है। ये भी मेरा एक आंसर निकल गया। कोण डीसीओ का मान भी हम लोग का निकल गया, इसको भी हम लोग निपटा दिए। अब तीसरा को निपटाते हैं। अब तीसरा को निपटाने के लिए थोड़ा सा हम लोग को यहाँ समझना पड़ेगा। कोण ओ ए बी का मान पूछा है, तो कोण ओ ए बी खोजते हैं, ओ ए बी मतलब इस कोण का मान पूछा है। तो हम लोग और एक बेसिक चीज पढ़ के रखे हैं कि अगर यदि दो समांतर रेखा गुजर रहा है, उसमें एक तिर्यक रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है तो इस पार का कोण और इस पार का कोण, हम लोग इसको बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग अंतः एकांतर कोण। ये बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस पार का कोण और इस पार का कोण को हम लोग अंतः एकांतर कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर भी लॉजिक को बैठाया जाए, इस पार का कोण और इस पार का कोण, मतलब इस कोण का मान जितना होगा इस कोण का मान भी उतना ही होगा। तो हम लोग आते हैं तथा आपको किस कोण का मान पूछा गया, यहां पर सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ओ ए बी कोण का मान पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओ ए बी कोण, ओ ए बी ये बराबर किसका है, कोण ओ ए बी बराबर है कोण डी सी ओ का, कोण डी सी ओ यहां पर लिखेंगे अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। तो कोण ओ ए बी यहां लिख देते हैं, ओ ए बी बराबर डीसीओ का मान हम लोग का पास पता है। तो डीसीओ का मान अभी तुरंत में निकाले हैं, डीसीओ 55, तो इसको हम लोग यहाँ 55 भर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसलिए डीसीओ का मान 55। अतः हम लोग लिख सकते हैं कोण डीओसी पूछा गया था, तो डीओसी का भी 55 आया, कोण डीओसी बराबर 55। अब यहाँ पर देख रहे हैं कोण डीसीओ का मान, कोण डीसीओ ये भी 55 है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं और एक निकला है यहाँ कोण ओ ए बी, कोण ओ ए
बी, ये भी 55 ही निकला हुआ है, और ये तीनों हम लोग का फाइनली आंसर हुआ। और इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं।